चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ चुके हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है। तो चलिए सवाल पढ़ते हैं। कंसिडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। कितना दिया है? 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। देखो, इसकी डायरेक्शन दे रखी है। आई कैप का मतलब हुआ एक्स एक्सिस की तरफ। फिर कहा है व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर। इसका फ्लक्स, इस फील्ड का फ्लक्स कितना होगा जब ये एक स्क्वायर से पास होगा। फील्ड स्क्वायर की जो साइड लेंथ दे रखी वो दे रखी 10 सेंटीमीटर, और उसका जो प्लेन है वो पैरेलल दे रखा है वाई जेड प्लेन के। ठीक है। फिर चलो पहला सवाल ही करते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ए, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू द स्क्वायर। देखो एक बात बताओ, इन्होंने पूछा है कि अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है इस तरीके से, ये लग गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? जो हर जगह एक जैसा होता है। यूनिफॉर्म फील्ड होता है आपका जिसकी वैल्यू हर पॉइंट पर एक जैसी होती है। ये हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये एक्स की डायरेक्शन में मैंने बना दिया। इधर देखो एक्स है, अब इधर होगा वाई और ऐसे होगा जेड। तो एक्स की डायरेक्शन में हमने बना दिया। अब यहां से ये जो है एक्स की डायरेक्शन में फील्ड है। अब इसका फ्लक्स, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर। किसी स्क्वायर से इसका पास होने वाला फ्लक्स हमें बताना है। तो स्क्वायर कैसे रखा हुआ है? वाई जेड प्लेन के अलोंग रखा हुआ है। तो स्क्वायर देखो कुछ ऐसे रखा हुआ है। ये एक स्क्वायर बना लेते हैं। ये एक स्क्वायर है जो वाई जेड प्लेन के अलोंग है। ठीक, ये एक स्क्वायर हो गया जिसकी साइड लेंथ कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। तो इधर की भी साइड 10 सेंटीमीटर। ये एक स्क्वायर है। अब देखो ये फ्लक्स जो है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड कह लो आप, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्क्वायर के अंदर से पास होके जा रहा है, इस स्क्वायर के। अब आपको पता है कि किसी भी एरिया से जब फील्ड निकलता है, किसी भी एरिया से, मान लो ये एरिया है इस टाइप से, और उसके अंदर से फील्ड निकलता है, ये एरिया की डायरेक्शन है। ये एरिया की डायरेक्शन है ए वेक्टर, और उसके अंदर से मान लीजिए इस तरह से फील्ड निकल रहा है थीटा एंगल पे। एरिया की डायरेक्शन से थीटा एंगल पे फील्ड निकल रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। तो जब किसी एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है तो उसी को हम फ्लक्स कहते हैं। उसी को हम फ्लक्स कहते हैं। मतलब ये है कि इस एरिया से जब ये फील्ड निकलेगा तो इस एरिया से जितनी लाइनें यहाँ से पास होंगी, जितनी लाइनें इसके अंदर से पास होंगी, उनके लाइंस के नंबर को, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एरिया ए, नंबर ऑफ लाइंस जो हैं एरिया ए से पास होगी, तो उससे निकलने वाली नंबर ऑफ लाइंस को पासिंग थ्रू एरिया ए इज कॉल्ड फ्लक्स। उसी को हम फ्लक्स कहते हैं। अच्छा एक बात हो, सर आपने बता दिया कि किसी भी एरिया में से जितना फील्ड निकलता है, तो उस फील्ड की जितनी लाइनें निकलती किसी भी एरिया से, इलेक्ट्रिक फील्ड की जितनी लाइनें निकलती हैं, उन लाइनों की संख्या, उन लाइनों के नंबर को ही फ्लक्स कहा जाता है। पर ये कैलकुलेट कैसे होगा? तो उसके लिए फॉर्मूला आपको बता रखा है।
फाई बराबर ई डॉट ए, उस एरिया को ले लो और उसके अंदर से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को ले लो और दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो। तो इस हिसाब से हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ फाई बराबर ई डॉट ए। ई तो है वो फील्ड, तो फील्ड तो दे रखा है हमारे पास, ये रहा ये रहा। ए और निकाल लो इसका एरिया, तो एरिया निकाल लेते हैं चलो। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ये रहा आपका, देखो इसे कलर चेंज करके दिखाता हूँ, ये स्क्वायर का एरिया ये है, स्क्वायर का एरिया निकाल लो ये। तो इस स्क्वायर का एरिया जो है आपका, तो एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, ये साइड का स्क्वायर कह दो, तो 10 सेंटीमीटर इंटू में 10 सेंटीमीटर, तो ये बन गया सेंटीमीटर का स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये एरिया आ गया। अब सेंटीमीटर को चेंज कर लो 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करके मीटर स्क्वायर, ये बन गया 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर, ये बन गया आपका एरिया बच्चों। चलो एरिया पता चल गया। अब ये भी सोचो, किस फॉर्मूला फाई का जब हम खोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं, तो इस तरह से खुलेगा ई ए कॉस थीटा, मतलब ई हो गया फील्ड, ए हो गया एरिया और कॉस थीटा हो गया एरिया के और फील्ड के बीच का एंगल। अब खुद सोचो, अगर ये वाई, ये तो एक्स में जा रहा है ई, तो ई की डायरेक्शन तो हो गई एक्स में, ये तो हो गया ई, और जो एरिया है इस तरह से, एरिया वो वाई और जेड में है, तो उसका जो एरिया की डायरेक्शन बनेगी वो बनती है जो भी एरिया है उसके परपेंडिकुलर। तो एरिया भी आपका किस डायरेक्शन में हुआ, एक्स में, इसके परपेंडिकुलर है तो ये भी एक्स में हुआ, दोनों के बीच में एंगल थीटा हो गया 0 डिग्री, उठा के यहाँ रख दो। तो ई तो रखा जाएगा, ये रहा देखो, ई की वैल्यू है 3 × 10⁻³ एरिया ए, एरिया ए, एरिया ए, तो एरिया ए हो गया 10⁻⁻2 और इंटू कॉस थीटा, तो कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो 3 × 10⁻³ और 10 की पावर इंटू में 10⁻⁻2, तो 3 × 10 हो गया ये, तो आंसर आ गया 30, आंसर हो गया इसका बच्चों 30। ठीक है, 30 वेबर, ये यूनिट होती है इसकी वेबर, तो आंसर हो गया 30 वेबर। ठीक बच्चों, अब देख लो इसको कि आपको कहीं पे भी कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो आप मेरे से। 30 वेबर आप इसका आंसर दे सकते हो। एक मिनट, इसकी यूनिट वेबर नहीं होती, मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, ये तो आपकी होती तो फ्लक्स की है, लेकिन वो मैग्नेटिक फ्लक्स की होती है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं भूल गया था। तो इसकी यूनिट जो बनेगी आपकी, खुद से बनाओ, पहले ई आएगा इसमें, ई, तो ई की होती है न्यूटन पर कूलम और इनटू में एरिया मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट बन गई 30 N/मीटर स्क्वायर बटे कूलम, ये यूनिट बनेगी इसकी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में देखो क्या कहा, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। अब सोचो, अगर फील्ड तो इधर ही रहे, फील्ड तो ऐसा का ऐसा ही रहे, लेकिन ये जो आपका एरिया है, इसका नॉर्मल इस फील्ड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना ले लगे, मतलब ये थोड़ा इस तरह से झुक जाए, इस तरह से,
फील्ड तो ऐसा कैसे ही रहा, लेकिन ये जो इसका नॉर्मल है इस तरीके से आ जाए। नॉर्मल का मतलब होगा, देखो जैसे कोई भी एरिया होता है ना, ये एरिया, एरिया का जो परपेंडिकुलर होता है उसको उसका नॉर्मल कहते हैं। ये इसका नॉर्मल है, यही एरिया की डायरेक्शन भी होती है। इस एरिया की डायरेक्शन नॉर्मल ही देता है। तो एरिया को थोड़ा सा झुका दिया 60 डिग्री पे, ठीक है, मतलब इसका जो एरिया का नॉर्मल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्स एक्सिस के साथ 60 का एंगल बना रहा है। तब इसका आंसर क्या होगा? तो ये तो एरिया वेक्टर हो गया, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर इधर, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री। तब फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो फॉर्मूला वही है, ई ए कॉस थीटा। अब ई 3 × 10⁻³ एरिया हो गया वही 10⁻⁻², जो ऊपर रखा था देखो यही है सेम, बस वहां पे एंगल 0 डिग्री था दोनों के बीच में, देखो यहाँ दोनों 0 डिग्री पे थे, लेकिन यहाँ ये 60 डिग्री पे है तो cos 60। अब ये हो गया 3 × 10⁻⁻1 बचा, cos 60 की वैल्यू 1/2, इससे काटा 5, 5 × 3 हो गया 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में कूलम। यही हमारा बच्चों आंसर है। तो बिल्कुल इजी सा सवाल था, हमको केवल कैलकुलेट करना था कि फाई की वैल्यू होगी कितनी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंच गए। व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.14? इससे पहले जो सवाल कराया है उसी सवाल में अगर फ्लक्स पूछ लिया जाए, वहां पे तो पूछा था एक स्क्वायर से कितना पास हो रहा है फ्लक्स, यहाँ पे पूछा है थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर oriented so that its faces are parallel to the coordinate planes। तो इस तरीके से अगर पिछले वाले सवाल में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया था हमने इस तरीके का एक्स की डायरेक्शन में, कितना बनाया था जरा वो भी याद कर लो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड था 3 × कितना था, ये था 3 × 10⁻³ ये था हमारा 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। आई की डायरेक्शन थी इसकी, आई कैप लगा हुआ था इसमें। चलो अब यहां से ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब पहले तो वहां तो बनाया था कि स्क्वायर से कितना पास हो रहा है, यहाँ पे ये जानना चाहते हैं कि अगर यहाँ पे एक क्यूब को रख दिया जाए और उसके इस तरह से रखा जाए कि उसके जो प्लेन्स, उसकी जो फेस है वो कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल हो। तो देखो कुछ इस तरीके से रखने की बात हो रही है भाई, इधर मान लीजिए एक्स एक्सिस होगा, इधर वाई एक्सिस होगा और इधर जेड एक्सिस होगा। इसको ऐसे बना लो, इधर मान लो एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इधर मान लेते हैं वाई एक्सिस और इधर मान लेते हैं जेड एक्सिस, ठीक है। तो क्यूब को हम कुछ ऐसे रख रहे हैं, इस तरह से रख रहे हैं, ठीक है। इस तरह से रख दिया, ऐसे बना दिया देखो, ठीक है। और इस तरह से इसके अंदर से ये लाइनें पास हो रही है, ये फील्ड इसके अंदर से यहाँ से ऐसे पास हो रहा है, इस तरह से लाइनें पास हो रही, ये लाइनें इस तरह से पास हो रही, एक्स एक्सिस के पैरेलल ये लाइंस इस तरीके से पास हो रही है इसके अंदर से। अब ये बताना है इससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा। एक बात सुनो, इसका इधर वाला फेस ध्यान दो, ये वाला, ये वाला, यहां से लाइनों ने ये वाला फेस, यहां से लाइनों ने अंदर जाना शुरू किया ऐसे, ठीक है। और इधर वाले फेस से ये लाइन बाहर निकल रही है ऐसे,
इस तरह से लाइन यहाँ से बाहर निकल गई, यहाँ से लाइन अंदर गई। मान लो यहाँ से खुद सोच के देखो, फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है किसी भी बॉडी से कि नेट उससे पास होने वाली लाइनें कितनी है, ठीक है। और ये भी आप याद रखो कि फ्लक्स दो टाइप का होता है, इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स। उसमें अंदर एंटर करने वाला फ्लक्स और उसकी सरफेस से बाहर निकलने वाला फ्लक्स। तो इधर से फ्लक्स ने एंटर किया तो ये तो हो गया इधर से एंटरिंग फ्लक्स, और इधर से ये बाहर निकल गया तो इसको कहोगे आप, ये हो गया आपका लीविंग फ्लक्स, जो इनकी सरफेस को छोड़ के जा रहा है, लीविंग फ्लक्स। तो एंटरिंग फ्लक्स, कितनी लाइनों ने यहाँ पे एंटर किया और कितनी लाइनें फिर यहाँ से छोड़ के जा रही है, ठीक है। तो एक होगा इनमें से प्लस, एक होगा इनमें से माइनस। तो अब यहाँ से आप ऐसे कह सकते हो एंटरिंग फ्लक्स है, मान लीजिए इधर से, ये तो है माइनस। कितनी लाइनें इसमें अंदर गई? तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 लाइनें अंदर गई। तो मान लीजिए इसका फ्लक्स हो गया, मान लीजिए इसका फ्लक्स हो गया -6, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, और इसको कह दो φ1। अच्छा, वही 6 लाइनें इससे बाहर निकल गई, φ2, इससे पास होने वाला फ्लक्स हो जाएगा +6। बोलो ठीक है कि नहीं? अच्छा, जो ऊपर की सरफेस थी, जो ये ऊपर की सरफेस थी, ये वाली ऊपर की सरफेस, ये वाली, या नीचे वाली सरफेस, या सामने उधर वाली सरफेस, या इधर वाली सरफेस, जो ये 4 सरफेस हैं आमने सामने वाली, इनसे एक भी लाइन पास नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये सरफेस लाइनों के पैरेलल है, तो इसलिए इनसे एक भी लाइन पास नहीं होगी। तो बाकी उनसे तो निकलने वाला है, सारी लाइनें 0 हैं, लेकिन इन दो से निकल रही है, इधर से लाइनें एंटर हो रही है और इधर से लाइनें बाहर जा रही है। तो इसलिए इन दोनों से पास होने वाला जो नेट फ्लक्स है फाई नेट, वो कितना होगा? दोनों को आपस में ऐड कर दो, φ1 + φ2, तो माइनस का 6 प्लस का 6 और टोटल 0। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि किसी भी बंद बॉडी से पास होने वाला फ्लक्स हमेशा 0 होता है। किसी भी बंद बॉडी से पास होने वाला फ्लक्स हमेशा 0 होता है। शर्त यह है कि फील्ड जो है वो आपका यूनिफॉर्म नहीं, नॉन यूनिफॉर्म में भी हो जाएगा। आप ये बात नोट करके याद रख सकते हो, फ्लक्स associated with a closed body is flux associated with a closed body is 0। फ्लक्स जो है वो एक क्लोज्ड बॉडी से एसोसिएटेड जो होता है वो 0 होता है। मान लो देखो, क्लोज्ड बॉडी इस टाइप की है, ये एक बॉडी बिल्कुल बंद है, तो इससे कि चाहे कितनी भी लाइनें निकले, कैसे भी निकले इस तरह से, तो जितनी लाइनें इसके अंदर घुसेंगी एक तरफ से, उतनी लाइनें दूसरी तरफ से बाहर निकल जाएंगी। तो इसके अंदर जितना फ्लक्स पॉजिटिव है और उतना ही फ्लक्स नेगेटिव है, तो इधर उतना ही फ्लक्स पॉजिटिव है और इधर इतना ही फ्लक्स नेगेटिव है। तो टोटल फ्लक्स हमेशा कितना आ जाएगा? नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा? -5 + 5 और टोटल हो गया 0 बच्चों। तो ये बात याद रखने वाली है आपके लिए कि किसी भी बंद बॉडी से, भाई क्योंकि फ्लक्स का मतलब होता है, आप ऐसे सोच सकते हो कि कितनी लाइनें इसके अंदर से निकल रही है, एसोसिएटेड है, पास हो रही है। तो इसके अंदर से कितनी लाइनें निकल रही हैं? आप कहोगे सर 3 नहीं, 3 तो इसके अंदर घुस रही हैं और 3 ही वापस निकल रही हैं। तो जो घुस रही है उनका फ्लक्स होता है माइनस, और जो पास मतलब बाहर निकल रही है उनका फ्लक्स होता है पास प्लस। तो जितनी लाइनें घुसी उतनी लाइनें उसमें से निकल गई, इसलिए टोटल फ्लक्स क्या आ गया? आपका 0 आ गया। क्योंकि फ्लक्स की डेफिनेशन होती है कि नंबर ऑफ लाइन्स passes through
पासिस थ्रू एन एरिया। तो कितनी लाइनें उसके अंदर से निकल, अब फ्लक्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप का होता है। आने वाली जो लाइन है उसके अंदर घुसने वाली जो लाइन है वो होती है माइनस का फ्लक्स, और जो बाहर निकलने वाली लाइन है वो होती है प्लस का फ्लक्स। तो इसलिए टोटल फ्लक्स हमेशा जीरो होगा। तो इसका आंसर बच्चों जीरो बन गया, इसका आंसर जीरो। चलो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। Careful measurement of the electric field at the surface of a black box indicates that net outward flux through the surface of the box is this। देखो भाई आपको बताएं, एक मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है जिसका नाम रख दिया हमने ब्लैक बॉक्स, ठीक है ना। तो उसकी शेप मुझे क्लियर है कैसी है, तो मैंने अपनी मर्जी से ऐसी बना ली, ठीक है। उसमें से ये जरूर दिया है आपको कि उसके अंदर से कुछ फ्लक्स, नेट फ्लक्स बाहर निकल रहा है, आउटवर्ड फ्लक्स है बाहर निकल रहा है। आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव होता है, इनवर्ड फ्लक्स या इनकमिंग फ्लक्स निगेटिव होता है। तो ये जो फ्लक्स है ये बाहर जा रहा है, ठीक है। तो अब आपको बताना है तो इसके अंदर क्या कोई चार्ज रखा होगा? हाँ, बिना चार्ज के तो फ्लक्स बाहर निकलते नहीं भाई, चार्ज में से ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें बाहर निकलती हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइनें होती हैं जब वो किसी एरिया से पास होती हैं तो उन्हीं को काउंट करके आप उसका फ्लक्स निकाल सकते हो। तो बस सीधी सी बात ये समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइनें होती है वही फ्लक्स होती है। तो इस बॉक्स के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें पास हो रही है, यही इसका फ्लक्स है। अब ये जो फ्लक्स है ये कैलकुलेट करना है। तो फ्लक्स के लिए कैलकुलेट करने का तरीका होता है, एक तो तरीका जो हम अभी कुछ क्वेश्चंस में लगाते हुए आए हैं वो तो था E डॉट ए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट कर दो। और दूसरा ये है, इसकी जगह ये भी यूज कर सकते हैं Q बटे एप्सिलॉन नॉट। ये कब यूज होगा? अगर किसी बॉडी को चारों तरफ से, किसी चार्ज को चारों तरफ से बंद कर लें तो उस चार्ज में से टोटल कितना फ्लक्स निकलता है। तो चार्ज कितना है उसके अंदर टोटल, और बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे मान लीजिए ये कोई सरफेस है, देखो मैं बना रहा हूँ और इसके अंदर बहुत सारे चार्ज रखे हैं Q1 Q2 Q3 इस तरीके के। तो सब में से फील्ड निकल रहा होगा, फ्लक्स निकल रहा होगा बाहर की तरफ। इस पूरी सरफेस में से इन सारे चार्ज को एक सरफेस के अंदर बंद कर लो, और इस पूरी सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स जो होता है वो इसके अंदर बंद चार्ज Q इनसाइड और बटे में एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। इसके अंदर तो सर 3 चार्ज बंद है तो सबको आपस में ऐड कर दो, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो किसी भी सरफेस से, किसी भी बंद सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज बंद है तो उससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स जो होता है वो ये होता है। ये गॉस ने बताया था, इसी को कहते हैं गॉस थ्योरम। तो इस हिसाब से इस बॉक्स के अंदर जो चार्ज बंद है Q, ठीक है, उससे निकलने वाला फ्लक्स हमको दिया है। उससे निकलने वाला फ्लक्स हमको देखो ये दे रखा 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। ये फाई की वैल्यू दी है। तो अब ये कि इससे निकलने वाला फ्लक्स तो फाई है, तो इसके अंदर का नेट कितना चार्ज इसके अंदर बंद है। तो फॉर्मूला यही लगाएंगे, फाई बराबर Q इनसाइड, इसके अंदर का नेट बंद चार्ज और बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहां से अगर हम फाई की वैल्यू रख के Q इनसाइड निकाल लें तो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू में फाई। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता होती है कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और फाई की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 8 × 10⁻3, 8 × 10⁻3। जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आएगा मल्टीप्लाई करके 70.8 इंटू 10⁻⁻9 और इतने कूलम, या आप इसको नैनो कूलम भी लिख सकते हैं, 70.8 नैनो कूलम। आंसर शायद इसका माइक्रो कूलम में दे रखा है, अगर माइक्रो कूलम में चेंज करेंगे
तो 10⁻⁻6 बनाएंगे, तो डेसिमल को और 3 डिजिट पीछे खिसका देंगे, तो 0.0708 माइक्रो कूलाम हो जाएगा। ये ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आंसर दे दो चाहे ये आंसर दे दो, बात एक ही है। नैनो कूलाम में दे दो चाहे माइक्रो कूलाम में दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आगे बढ़ो, आगे कहा इन्होंने बी पार्ट, ये तो सब ए पार्ट था। अब बी पार्ट, इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द बॉक्स वर 0, अगर किसी बॉक्स से नेट आउटवर्ड फ्लक्स 0 निकलता है, कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्ज, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। चलो बी पार्ट की बात करते हैं। मान लीजिए यही बॉक्स है, अब इसमें से फ्लक्स जो है ना, वो नेट फ्लक्स 0 निकल रहा है। नेट फ्लक्स 0 समझते हो आप कि सर एक भी लाइन नहीं निकल रही? नहीं, ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए 4 लाइनें बाहर की तरफ निकल रही हैं और 4 ही अंदर की तरफ आ रही है। जब 4 लाइनें बाहर की तरफ जाएंगी, 4 ही अंदर की तरफ आएंगी, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि हमें पता है कि फ्लक्स लाइनों की संख्या होती है, लाइनों का नंबर होता है कि कितनी लाइनें उसमें से पास हो रही है। लेकिन फ्लक्स जब लाइनें बाहर की तरफ निकलती हैं तो फ्लक्स प्लस होता है, और लाइनें अंदर की तरफ आती है तो फ्लक्स माइनस होता है। तो जितना फ्लक्स बाहर की तरफ निकल रहा है उतना ही फ्लक्स अंदर आ रहा है, तो टोटल फ्लक्स इसलिए क्या हो रहा है? 0। तो क्या यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि जब इस पे फ्लक्स 0 है तो नेट चार्ज इसके अंदर 0 होगा, इनसाइड? तो देखो फॉर्मूला लगाओ, फाई बराबर क्यू इनसाइड बटे में एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से ही आप नेट फ्लक्स निकालते हैं, नेट फ्लक्स है 0, रख दो फाई की जगह 0, बराबर क्यू इनसाइड बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनसाइड की वैल्यू 0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, मतलब 0 आ गई। इसका मतलब इसके अंदर का नेट चार्ज 0 है। इस बॉक्स के अंदर नेट चार्ज 0, ये नहीं है कि चार्ज 0 है, मैं बोल रहा हूं नेट चार्ज 0 है। आप ये, अब आप कहोगे इस बात में क्या फर्क है सर, कि सर नेट चार्ज 0 है या चार्ज 0 है? फर्क है भाई। देखो एक बात बताओ, इस बॉक्स के अंदर एक प्लस का क्यू चार्ज है और एक माइनस का क्यू चार्ज है, तो दोनों को मिलाओगे तो नेट चार्ज कितना आ जाएगा? इनसाइड चार्ज। तो प्लस का क्यू और माइनस का क्यू दोनों को मिलाया तो वो आ गया 0। समझे ना मेरी बात? तो ऐसा नहीं है कि आप ये कंफर्म करके बता दो कि अंदर चार्ज ही नहीं है कोई। इससे हमें ये तो पता चल रहा है कि अंदर नेट चार्ज 0 है, पर इससे ये डिसाइड नहीं हो पा रहा कि चार्ज है ही नहीं। मतलब गहराई समझो बात की क्या है। जैसे ही हमें ये पता चला कि भाई फ्लक्स इसके अंदर का टोटल फ्लक्स 0 आ रहा है, तो टोटल फ्लक्स 0 आएगा तो अंदर का मतलब टोटल चार्ज 0। अब टोटल चार्ज तो 0 ऐसे भी हो सकता है ना कि एक चार्ज प्लस का क्यू हो और एक चार्ज माइनस का क्यू हो, तो देखो टोटल चार्ज 0 बन गया। तो आप ये कह दोगे कि अंदर चार्ज ही नहीं है? चार्ज तो है, लेकिन एक प्लस है क्यू और एक है माइनस क्यू, टोटल चार्ज 0 है, ये कंफर्म है कि नेट चार्ज 0। तो इसका मतलब जब फ्लक्स 0 होता है तो अंदर का नेट चार्ज 0 होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अंदर बिल्कुल भी कोई चार्ज ना हो सकता है अंदर जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज होगा, तो प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे और 0 चार्ज आ जाएगा। तो इसका मतलब अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज। तो हम यहां से इस बात को लिख सकते हैं, इफ नेट फ्लक्स थ्रू a closed surface, net flux through a closed surface is 0 है, then q inside is, उसके अंदर का नेट चार्ज ऐसे लिख लो चलो, then net charge inside
the box is also जीरो, तो उसके अंदर का नेट चार्ज भी जीरो होगा। बट इट कैन बी पॉसिबल, लेकिन ये भी पॉसिबल है दैट पॉजिटिव that there exist positive and negative charge inside the box with same magnitude। लेकिन अंदर जो है पॉसिबल है कि जितना चार्ज पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव होगा, मतलब सेम मैग्नीट्यूड का, प्लस क्यू और माइनस क्यू, तभी तो टोटल चार्ज जीरो आएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि ऐसा आप डिसाइड नहीं कर सकते कि नेट फ्लक्स जीरो है तो अंदर चार्ज ही नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। चार्ज है, हो सकता है जितना पॉजिटिव हो उतना ही नेगेटिव हो, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? जीरो। नेट चार्ज जीरो होगा, बस ये कंफर्म। चलो खैर, आपको समझ में आ गया होगा ये सवाल। ओके।